ओके। यहाँ तक हम लोग आए थे संडे के लेक्चर के अंदर, करेक्ट है। यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा, एक बार जस्ट छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देन वी विल स्टार्ट विद टुडेस पार्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला, ये चैप्टर बोलता है टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला कि जब भी आप लोग सप्लाई करते हो तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कि एक डॉक्यूमेंट जरूरी है जिससे ये सारी की सारी चीजें जो है वो फुलफिल हो जाती है कि भाई हमने जीएसटी कितना चार्ज किया, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे था, टाइम ऑफ सप्लाई कहाँ पे था, इनवॉइस किस दिन पे जनरेट हुआ है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बेचा है, डिस्काउंट दिया है तो कितना दिया है, ये सब चीजें रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास क्या था, टैक्स इनवॉइस का एक कॉन्सेप्ट है, बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो टैक्स इनवॉइस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बोला कि कब करना रहता है, तो गुड्स के केस में हम लोगों ने बोला कि अगर गुड्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो जिस दिन आपके फैक्ट्री से बाहर निकलेगा तो इन दैट केस उस दिन पे आपको इनवॉइस बना के बाहर भेजना, करेक्ट है। जहाँ पे इनवॉइस व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द गुड्स नहीं है, तो इन दैट केस जब आपने गुड्स अवेलेबल करवा के दे दिया तो इन दैट केस वहां पे क्या हो जाएगा, आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, करेक्ट है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या बोला कि अगर सर्विसेज रहेगा तो सर्विसेज के केस में हम लोगों को क्या बोला कि जिस दिन आपने प्रोविजन ऑफ सर्विस किया उसके एटलीस्ट 30 डेज के अंदर हमको क्या करना है, इनवॉइस को जनरेट करना पड़ेगा। वही जगह पे अगर बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है, तो उन लोग के लिए 45 डेज का टाइम है, ठीक है। वही केस में अगर बैंक है, एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एंड वो लोग अगर अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विस दे दे तो इन दैट केस उनके लिए 30 डेज या 45 डेज का टाइम लिमिट नहीं है। उनके लिए इट इज कि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री मार रहे हो तभी कर दो, या तो फिर आप लोग जब व्हाट इज की क्वार्टरली बेसिस पे जब आप लोग करते हो, क्वार्टर एंड के पहले आप लोग करते हो, बराबर है कि नहीं है। तो ये सारे प्रोविजंस कंटिन्यूस सप्लाई अगर रहेगा ऑफ सर्विसेज तो इन दैट केस हमको क्या बोला, अगर ड्यू डेट है तो ड्यू डेट के दिन, माइलस्टोन है तो माइलस्टोन के दिन, अगर नहीं है तो पेमेंट के बेसिस। ये तीन बेसिस पे हमको क्या करना है, आपको निकालना है गुड्स इनवॉइस, करेक्ट है कि नहीं है। तो ये सारे पॉइंटर्स हम लोगों ने बेसिक लेवल पे पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि एक इनवॉइस का फॉर्मेट क्या होता है, तो वो तो मैंने आप लोग को बताया था कि मेजर मेजर टर्म्स क्या है, एचएसएन देना रहता है आपको, डेट ऑफ इनवॉइस देना रहता है, इनवॉइस का रेफरेंस व्हाट इज इनवॉइस का नंबर देना रहता है, गुड्स का डिटेल्स रहेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर सप्लायर एंड रेसिपिएंट दोनों का रहेगा, अगर रजिस्टर्ड है रेसिपिएंट तो इन दैट केस ये सारा चीजें आप लोग का आ जाएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, बोला था मैंने आप लोगों की फॉर्मेट तो वही रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने ये नया कॉन्सेप्ट एक चालू किया था आईआरएन का, दैट इज इनवॉइस रेफरेंस नंबर का, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था और हम लोग लास्ट लेक्चर में यहाँ तक, ठीक है। हमने क्या बोला था कि देखो इनवॉइस तो आप लोग क्या जनरेट करो, जनरल ई इनवॉइस ही हम लोग जनरेट करते हैं जो अपने पास सॉफ्टवेयर रहता है उसके हिसाब से, करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। अब वो ई इनवॉइस आप कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज करके करो, आपका टैली है, आपका व्हाट इज इट व्यापार ऐप है, या कोई भी ऐप से आप लोग जनरेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये होने के बाद ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉग इन करना है, और वहां पे जो आईआरपी पोर्टल है दैट इज इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है, वहां पे जाके आपको इनवॉइस के डिटेल्स फिल इन करने हैं। जैसे ही आप इनवॉइस की डिटेल्स फिल इन करोगे तो वो क्या करेगा, एक आईआरएन नंबर जनरेट करेगा और एक क्यूआर कोड जैसे जनरेट करेगा, जो आपके इनवॉइस के ऊपर आ जाएगा और आपको क्या करना है, आपको सबमिट करना है। तो उन्होंने बोला था कि अगर 5 करोड़ के ऊपर आपका टर्नओवर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें कैरी आउट करना पड़ेगा, करेक्ट है कि नहीं। इससे क्या होता है, इससे सबसे पहला चीज बेनिफिट ये है कि वो इनवॉइस ऑथेंटिफिकेट हो जाता है कि भाई वो जेन्युइन इनवॉइस, करेक्ट है कि नहीं। सेकंड इज कि इससे क्या होता है कि आपका जो ई वे बिल जनरेशन है, जीएसटीआर 1 का फाइलिंग है, वो इजी हो जाता है बिकॉज ऑटो पॉपुलेशन हो जाता है ऑफ द स्टेट, करेक्ट है। तो ये सारी चीजों की वजह से क्या होता है। थर्ड, अगर आप लोग आईटीसी लेने का बात करें तो रेसिपिएंट जो है वो सिर्फ प्रॉपर इनवॉइसेस का ही आईटीसी पे ले पाएगा, जो उसके बाकी के इनवॉइसेस है उसके ऊपर आईटीसी नहीं लेगा, करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि ये एक नया नया कॉन्सेप्ट है जो अभी धीरे धीरे करके वो लोग यहाँ पे लेके आने का ट्राई कर, तो इन दैट केस उन्होंने क्या बोला कि अभी एज ऑफ नाउ हम लोग इसको सिर्फ बी टू बी सप्लाईज के लिए एप्लीकेबल करवा रहे हैं, बी टू सी सप्लाईज के लिए हम लोग अभी एप्लीकेबल नहीं कर, तो सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस जितना भी सप्लाईज रहेगा ना उसके लिए आपको ये फॉलो करके चलना पड़ेगा। बी टू सी जो डायरेक्ट कंज्यूमर सप्लाईज हो रहा है तो वो केस में आप लोग नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर विद दिस पार्ट, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिक हम लोगों ने देखा था कि भाई ये सब चीजें आप लोगों का रहता है। इनवॉइस रेफरेंस नंबर आप लोगों का जनरेट हो जाएगा जो इनवॉइस के अंदर आ जाएगा, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर बात किया था कि अभी तो इतने सारे एप्स आ गए मार्केट के अंदर, तो वो क्या करते हैं डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल के साथ इंटीग्रेट करके उनका रहता है, तो डायरेक्टली जब आप वहां पे ही इनवॉइस इंटीग्रिटी बनाते हो ना, तो इन दैट केस वहां पे आपका आईआरएन नंबर वगैरह जनरेट होकर क्यूआर कोड अगर है तो क्यूआर कोड के साथ वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट, तो इन दैट केस आपको अलग से वापस कोई जीएसटी पोर्टल पे जाके अपलोड वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द बिजनेस आप कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस एकदम छोटा है तो इतना बड़ा सॉफ्टवेयर या इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर अगर मुझे लेने की जरूरत नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैन्युअली भी कर सकती हूँ, खुद जाके अपलोड कर सकती हूँ। अगर मेरा बिजनेस अच्छा खासा है जहाँ पे मुझे ऐसा है कि टाइम नहीं मिलता है ये सब चीजें करने के लिए, तो बेटर है दैट आई शुड परचेज द इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर जहाँ पे मेरे को जीएसटी का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जो है वो मिल जाएगा, जहाँ पे ऑन वन क्लिक मेरा सारा का सारा डिटेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व, क्लियर विद दिस पार्ट, ठीक है। यहाँ तक हम लोग आए थे, ये बेसिक्स क्लियर है सारा का सारा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट के साथ, दैट इज योर क्विक रिस्पांस क्यूआर कोड, जो हम लोगों ने देखा था कि ये क्या करता है, इसका फीचर्स क्या क्या है और ये किस लिए हम लोगों ने दिया है।
So first thing, upon successful registration of invoice on IRP, it will return a signed e-invoice to the supplier with IRN and a QR. तो हमने क्या बोला कि हम जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक IRP नंबर, एक IRN नंबर जनरेट होगा और उसके साथ साथ एक QR कोड भी वहां पे जनरेट होकर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। IRN is embedded in the QR code which shall be extracted and printed on the invoice. The QR code enables quick view and validation of the invoices from the GST system from handheld devices. तो उन्होंने क्या बोला, समझो आपका माल ना कोई ट्रक में जा रहा है, आपका जो प्रोडक्ट है ना वो कोई ट्रक में ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ट्रक वाले बंदे को इनवॉइसेस वगैरह हाथ में रखने पड़ते हैं सारे के सारे, ई वे बिल नंबर रखेगा, फिर इनवॉइसेस जिन जिन लोगों ने देके रखे वो रखेगा। इस केस में समझो कि कोई जीएसटी ऑफिसर ने चेक नाका पे या कहीं पे भी वर्टिसिटी रुकाया आपका ट्रक और वो छानबीन कर रहा है, चेक कर रहा है, ऑडिट वगैरह कैरी आउट कर रहा है या सर्च कंडक्ट कर रहा है दैट पॉइंट पे, तो अगर उसको वो इनवॉइस दिखाता है जो भी ट्रक वाला बंदा है और वो क्यूआर कोड स्कैन करता है तो उसके अंदर उसको इतनी सारी चीजें मिलती है। सप्लायर का जीएसटीआई नंबर क्या है, रेसिपिएंट का जीएसटीआई नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर जो सप्लायर ने दिया है वो क्या है, डेट ऑफ जनरेशन ऑफ इनवॉइस क्या है, इनवॉइस का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ लाइन आइटम, रजिस्ट्रेशन कोड, यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ जनरेशन ऑफ आइटम, ये सब चीजें ना वो क्यूआर स्कैन करोगे ना तो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जो भी बंदा वहां पे चेकिंग कर रहा है, जो भी जीएसटी ऑफिसर वहां पे चेकिंग कर रहा है, तो उसको एक बेसिक डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू द इनवॉइस, ये इनवॉइस जेन्युइन है कि फ्रॉडलेंट है, ये सब चीजें पता चल जाती है आप लोगों को। तो ये इसके लिए दैट इज वन क्लिक डेटा के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जनरेट करके रखते हैं। क्लियर विद दिस पार्ट, ठीक है। The digitally sent QR code will have a unique IRN number which can be verified on the central board as well as by an offline app by the officer. तो ऑफलाइन ऐप मतलब कि अगर आपका वहां पे नेटवर्क भी नहीं रहा ना तो भी आप एटलीस्ट एक क्यूआर स्कैन करके इसके बेसिक डिटेल्स जो है वो तो निकलवा सकते, करेक्ट है कि नहीं है। तो नेटवर्क का इशू का प्रॉब्लम नहीं आएगा, कहीं पे भी ऑन द गो आप इसको चेक कर सकते हो, कहीं पे भी आपने ट्रक रुकाया, कोई भी व्हीकल रुकाया तो भी आप लोग चेकिंग कर सकते हो। तो ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल, अंडरस्टूड। This will help the tax officers checking the invoices offline on the roadside when the internet may not be available on the day. तो जब रुकाते हैं गाड़ियों को चेकिंग वेकिंग के लिए तब ये मेजरली यूज होता है कि भाई जहाँ पे नेटवर्क वगैरह नहीं है तो भी आप लोग क्या कर सकते हो, ये डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हो। Clear with this part? E-invoicing is applicable to government departments and PSU etc. solely for the purpose of deducting of TDS as per the provision of section 51. और कोई आया क्या? तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि अगर गवर्नमेंट कोई सप्लाई करते हैं तो उनको ई इनवॉइसिंग किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए उनको ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल है। इनवॉइस जनरेशन के लिए उनको एप्लीकेबल नहीं रहेगा, सिर्फ टीडीएस जनरेशन के लिए एप्लीकेबल आप लोगों का हो जाएगा। कैसे बोला है देखो, the issue which arose for consideration was whether e-invoicing is applicable for supplies made by the registered person whose turnover exceed the prescribed threshold limit for generation of e-invoicing to the government departments or establishment or agencies or local authorities PSUs which are registered solely for the purpose of deducting TDS and आपका प्रोविजन अंडर सेक्शन 51। तो उन्होंने क्या बोला, इट इज क्लैरिफाइड दैट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और एस्टैब्लिशमेंट्स और लोकल अथॉरिटीज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस अंडर सेक्शन 51 आर लायबल फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, बराबर है उनको रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ता है। Therefore, government departments or establishment and agencies and local authorities registered for the purpose of TDS are to be treated as registered person. तो उनको registered person माना जाएगा। तो अगर कोई सामने वाला बंदा ये गवर्नमेंट को सर्विसेज देता है तो इनवॉइस जनरेट करने के टाइम पे वो पर्टिकुलर इनवॉइस तो जनरेट होगा टीडीएस पर्पसेस के लिए, वहां पे आप क्या करोगे, वो क्यूआर कोड जनरेट करके आईआरआई नंबर जनरेट करके दे सकते हैं। अंडरस्टूड विद दिस पार्ट? तो अकॉर्डिंगली द रजिस्टर्ड पर्सन whose turnover exceeds the prescribed limit for e-invoicing is required to issue the e-invoices for supplies to the government department, local authorities and what is it कि आप लोगों का जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पीएसयूज, अंडरस्टूड। तो उनको जब सप्लाई करोगे तो आपको ई इनवॉइस तो जनरेट करना ही है, उसके ऊपर ये आईआरएन नंबर भी लेना पड़ेगा, भले ही सामने जीएसटी चार्जेबल कुछ भी नहीं है बट टीडीएस वगैरह के लिए तो प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, तो वो भी चेकिंग के लिए जरूरी। क्लियर विद दिस पार्ट? डायनामिक क्यूआर कोड्स ऑन B2C इनवॉइसेस। अब ये क्या होता है देखो, डायनामिक क्यूआर, अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो भी कंपनी 17-18 के बाद जिसका भी टर्नओवर प्रीवियस ईयर के अंदर 500 करोड़ से ज्यादा है, एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आफ्टर 17-18 अगर 500 करोड़ से ज्यादा है ना तो आपको डायनामिक क्यूआर कोड चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक क्यूआर कोड? तो एक सिंपल एग्जांपल है, कोई भी शॉप में या कहीं पे भी जाते हो तो एक आपको स्टैंडिंग मिलता है जहाँ पे क्यूआर कोड है, आप क्या करते हो उसको स्कैन करते हो उसको पे करते हो, बराबर। जब आप उसको स्कैन करते हो तो उधर अमाउंट दिखता है क्या, कितना पेमेंट करना है, क्या आप सामने वाले को पूछते हो कि कितना हुआ, पूछते हैं कि भैया कितना हुआ, तो इन दैट केस वो बोलता है 500 रुपया, तो आप क्या करते हो स्कैन करते हो 500 रुपया पे करते हो। डायनामिक क्यूआर कोड किसको बोलते हैं, वहीं पे समझो मशीन है, कौन सा मशीन है, क्यूआर कोड का जो अपना वर्ड से कार्ड मशीन जो आता है वो मशीन है, वो मशीन के अंदर भी क्यूआर कोड जनरेट होता है बहुत बार पेमेंट करते टाइम। तो वो लोग क्या करते हैं, पेमेंट सिलेक्ट करते हैं, पेमेंट मोड सिलेक्ट करते हैं, उधर ऑप्शन रहता है कार्ड की स्कैनर क्यूआर, तो उधर लोग क्यूआर जनरेट करते हैं, अमाउंट वहां पे डालते हैं और जब वहां पे अमाउंट डाल के दिखते हैं तो आपको स्कैनर दिखता है, उधर ऊपर अमाउंट दिखता है और टाइमर दिखता है।
कि फॉर एग्जाम्पल ये 5 मिनट तक आप लोगों का वैलिड रहेगा, बराबर है। 5 मिनट तक जब वो क्यूआर वैलिड रहेगा तो उस केस में क्या हो जाता है, 5 मिनट तक वो क्यूआर वैलिड है, आप उसको स्कैन करोगे तो आपको अमाउंट भी नहीं डालना पड़ता, डायरेक्ट अमाउंट आपका रिफ्लेक्ट होगा। कभी यूज किया वो वाला, करेक्ट। तो उस केस में क्या हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक क्यूआर। तो उन्होंने क्या बोला, ऐसे कंपनीज या ऐसे बिजनेसेस जिनका टर्नओवर कोई भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर 17-18 के बाद 500 करोड़ से ज्यादा है ना, उनको अपने बिजनेसेस के सेल्स पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, डायनामिक क्यूआर कोड रखना पड़ेगा। स्टैंडी आप रखो, दैट इज नॉट एन इशू, बट आपको डायनामिक क्यूआर कोड चाहिए। मतलब क्या, आप वहां पे मशीन के थ्रू क्या कर रहे हो, ये क्यूआर कोड जनरेट कर। जो स्टैंडी वाला क्यूआर कोड रहता है उसको बोला जाता है स्टैटिक क्यूआर। क्या बोला जाता है उसको, स्टैटिक क्यूआर। वो वैसे का वैसे स्टैंडिंग है, आप उसको कभी भी स्कैन करो, आपको आप पेमेंट कर सकते हो, बट आपको अमाउंट वगैरह डालना पड़ेगा। बट डायनामिक क्यूआर कोड क्या रहता है, उसका एक तो वैलिडिटी रहता है, 4 to 5 मिनट्स के लिए वो वैलिड रहता है, उससे ज्यादा वो वैलिड नहीं रहता। सेकेंड इज कि वो जो है ना वो मशीन के ऊपर ही रहेगा, तो इन दैट केस आपको तभी के तभी स्कैन करना पड़ेगा, करेक्ट है। थर्ड थिंग इज अमाउंट इसमें प्री फिल्ड रहता है, तो आप अमाउंट वगैरह कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। क्लियर विद दिस पार्ट, समझ में आया। तो इसको बोला जाता है डायनामिक क्यूआर कोड, अंडरस्टूड। तो इसी के लिए देखो, 6 प्रोवाइजर टू रूल 46 क्या बोलता है यहाँ पे, देखो अ डायनामिक क्यूआर कोड मेड अवेलेबल टू द बायर बाय सिचुएशन पर्सन टू डिजिटल डिस्प्ले विद पेमेंट क्रॉस रेफरेंस शैल बी डीम्ड टू बी हैविंग अ क्यूआर कोड। तो डिजिटल डिस्प्ले रहता है ना अपना मशीन के ऊपर, तो उसी के ऊपर आप लोगों को आ जाएगा। This provision aims to enable encourage digital payments where buyer can scan the dynamic QR code and make the payment from mobile wallet directly payment आप लोगों का हो जाएगा। अंडरस्टूड। क्या क्या क्या, हाँ वेबसाइट वैसे ही है, सारे वेबसाइट्स पे वैसे। फॉर एग्जांपल अभी जैसे एग्जांपल देती हूँ कि तुम लोग टैक्स के जो पेमेंट्स करते हो, अपने जो टैक्स के, हाँ चालान पेमेंट्स जो भी होते हैं, अगर उधर भी तो क्यूआर सिलेक्ट करेगी तो वो डायनेमिक क्यूआर, वहां पे भी जब हम लोग स्कैन करते हैं तो आपको अमाउंट डालना नहीं पड़ता, ऑलरेडी जब स्कैन करेगी तो अमाउंट ऑटोफिल डाल। इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करने जाएगी वेबसाइट के ऊपर, एमएससीबी का वेबसाइट है अपना, एमएससीबी के वेबसाइट पे जा, क्यूआर कोड से जनरेट कर। क्यूआर जो जनरेट होता है ना उसका नीचे एक तो वैलिडिटी रहता है, 5 मिनट्स का वैलिडिटी रहता है जनरली, 459 458 ऐसा करके वो टाइमर अपने को दिखाते रहते। तो स्कैन करेगी ना तो डायरेक्टली तुझे अमाउंट नहीं डालना, अमाउंट इज ऑलरेडी फ्री ऑन द बेसिस ऑफ द ये। तो सब जगह पे जब भी हम लोग ऑनलाइन पेमेंट जनरली करते हैं ना, तो वहां पे जो क्यूआर होता है वो डायनेमिक क्यूआर होता है। और अगर मैं सेल्स पॉइंट पे बात करूं, मतलब काउंटर पे बात करूं, तो काउंटर पे वो लोग किसके थ्रू करते हैं, जो कार्ड मशीन रहता है, नहीं कार्ड मशीन, कार्ड मशीन वाला इज डायनेमिक क्यू, और जो स्टैंडी है वो क्या है, स्टैटिक क्यू। स्टैटिक क्यूआर में अमाउंट प्री फिल्ड नहीं है, वैसे डायनेमिक क्यूआर में क्या रहेगा, अमाउंट प्री फिल्ड। समझ में आया। दिस हैज नो रेलेवेंस और एप्लीकेबिलिटी टू ई इनवॉइसिंग, ई इनवॉइसिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है, करेक्ट है। डायनेमिक क्यूआर कोड विल बी जनरेटेड बाय द सेलर हिमसेल्फ ईदर ऑन पॉइंट ऑफ सेल मशीन और इनवॉइस इशू, उसके ऊपर आ जाएगा, बराबर है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का ये वाला पार्ट आ गया। डायनामिक क्यूआर कोड इन केस ऑफ इनवॉइसेस इशूड टू द पर्सन हैविंग यूआई, तो अगर यूआईएन वाला भी पर्सन है तो इन दैट केस आपको B2C सप्लाई कंसीडर करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको डायनामिक कोड का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ेगा। बट वो तो B2B में है, कौन सा, नहीं बट उन्होंने बोला ना स्पेसिफिकली, आप सी therefore any invoice issued to such person having a UIN shall be considered as invoice issued for a B2C supply। तो जानबूझ के उन लोगों ने कंसिडर, ई इनवॉइस जनरेट होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं बोलूँ तुम लोगों ने बोला उसको B2B सप्लाई मत मानो, उसको B2C सप्लाई मानो, मतलब IRP पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, B2C माना करते हैं। मैं बोलूँ कि कंपलसरी है क्या, नहीं, समझ में आया, क्लियर है। करते ये देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि रजिस्टर्ड पर्सन है बेसिकली, करेक्ट है, बट उन्होंने क्या बोला स्पेसिफिकली उसको बोल रहे हैं वो लोग कि उसको B2C सप्लाई, और इन दैट केस आपको क्यूआर कोड का जो डायनामिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे भी आपको फुलफिल करना है, ऐसे समझ में आया। नॉन एप्लीकेबिलिटी किसका, डायनामिक क्यूआर कोड किस किस को देने की जरूरत नहीं है, तो पहला चीज पर्सन हुआ बाय फॉलोइंग सप्लाईज, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द इनवॉइस इशूड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन बाय फॉलोइंग सप्लाईज। अगर इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी को इनवॉइस इशू करता है तो नॉट नेसेसरी कि आपको डायनामिक क्यूआर देना पड़े। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सप्लाइंग सर्विसेज इन एडिशन टू ट्रांसपोर्ट, तो गुड्स कैरेज वाले को देने की जरूरत नहीं। सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी देने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक और एग्जांपल पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन से याद आया, स्टेशन पे खड़े रह के टिकट निकालते हैं अभी हम लोग, करेक्ट है, तो वो अभी क्यूआर कोड आता है बाहर, लाइन में खड़े रहेंगे तो क्यूआर कोड से पेमेंट होता है, वो क्यूआर कोड भी कौन सा क्यूआर कोड है, डायनामिक क्यूआर, क्योंकि जब स्कैन करते हैं तो अमाउंट अपने आप मिलता है, टाइमर है। समझ में आया, क्लियर है। तो ये भी जरूरी नहीं है, देख सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज कंपलसरी नहीं, बट वो लोग भी तो कर रहे हैं ना, सिंपल, क्योंकि देखो वो बंदा अमाउंट बोलेगा फिर तो उसको डालेगी, कभी गलत अमाउंट डाल दिया तो ये सब चीजों का झंझट चाहिए ही नहीं। डायनामिक क्यूआर है तो तू पेमेंट का अमाउंट चेंज नहीं कर सकती, जितना उधर रिफ्लेक्ट हो रहा है उतना पे करना ही पड़ेगा। समझ में आया। देन
पर्सन सप्लाइंग द सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन और एग्जीबिशन टू सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स, दैट इज मल्टीप्लेक्सेस के लिए जरूरत नहीं है, बट फिर भी रहता है बहुत जगह ऑप्शन है। ठीक है, सप्लायर ऑफ वाईडीआर सर्विसेज, तो नेटफ्लिक्स वगैरह का पेमेंट वगैरह करते तो भी जरूरी नहीं। क्लियर विद दिस पार्ट। नो डायनामिक क्यूआर कोड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स के केस में भी आपको नहीं रखोगे तो भी चलेगा। क्लियर विद दिस पार्ट। डायनामिक क्यूआर कोड्स रिक्वायरमेंट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू देम, पैरामीटर्स डिटेल्स टू बी कैप्चर्ड इन द डायनामिक क्यूआर कोड। क्यूआर कोड के अंदर क्या आना चाहिए? डायनामिक क्यूआर कोड के अंदर सप्लायर का नंबर, सप्लायर का यूपीआई आईडी, करेक्ट है, पेई का बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी, इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू, जीएसटी का अमाउंट उसके अंदर आना चाहिए अलग से। फर्दर डायनामिक क्यूआर कोड शुड बी सच दैट इट कैन बी स्कैन टू मेक द डिजिटल पेमेंट, तो आप पेमेंट वहां से कैरी आउट कर सकते हैं। कंप्लायंस विद डायनामिक क्यूआर कोड्स इन सर्टेन केसेस, तो यहाँ पे अलग अलग केसेस दिए और ये केसेस के अंदर किस तरह से होगा वो हम लोग देखेंगे। केस वन उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे देखो, इफ सप्लायर प्रोवाइड्स डिस्प्ले डायनामिक क्यूआर कोड बट द कस्टमर ऑप्ट्स टू मेक द पेमेंट विदाउट यूजिंग डायनामिक क्यूआर कोड एंड सप्लायर प्रोवाइड्स अ क्रॉस रेफरेंस ऑफ सच पेमेंट मेड विदाउट द यूज ऑफ द डायनामिक क्यूआर कोड। तो समझो कि अभी फॉर एग्जांपल अभिज्ञा क्लासेस में आप पेमेंट करने के लिए आए, ठीक है, चलो अभिज्ञा क्लासेस को तो एप्लीकेबल नहीं है फिलहाल, ठीक है, तो इन दैट केस अगर हम लोग बोलेंगे कि भाई आपको हमने ऐप व्हाट इज कि अपना जो मशीन है वो मशीन के ऊपर क्यूआर कोड जनरेट करके मैंने देखो दिया कि अमृता जो भी देखो पेमेंट करना है इसको स्कैन करके कर दे, बट अमृता बोलती कि नहीं नहीं मैम मेरे पास ना मैं कार्ड से मतलब ये नहीं करने वाली हूँ, मैं ना फॉर एग्जांपल डायरेक्ट स्टैंडी से कर, या तो फिर आप मुझे स्कैनर भेज दो क्योंकि मैं नहीं पेमेंट करने वाली, पापा पेमेंट करने वाले। तो अब ये तो टाइम आउट हो जाएगा, इसका 5 मिनट का ही टाइम है, पापा तो अभी ऑफिस में है तो मैं उनको भेज दूंगी, जब भी उनको टाइम मिलेगा तो वो आज के दिन पेमेंट कर देंगे। तो फिर उस केस में तुमने क्या यूज किया, डायनेमिक क्यूआर कोड यूज नहीं किया, तुमने स्टैंडी यूज किया, या तुमने कार्ड यूज किया, कार्ड मशीन यूज किया, या तुमने कैश पेमेंट किया, कुछ भी हो सकता है अलग। करेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि सप्लायर ने आपको ऑप्शन नहीं दिया, नहीं सप्लायर ने आपको ऑप्शन दिया था डायनेमिक क्यूआर कोड का, बट आपने उसको लिया नहीं, रेसिपिएंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं, उस केस में क्या करें? सो तो इन दैट केस क्या बोला हम लोगों ने, अगर सप्लायर क्या कर सकता है, यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ऑनलाइन बैंकिंग है, एनईएफटी, आरटीजीएस, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो नॉट नेसेसरी कि बंदा सिर्फ डायनामिक क्यूआर कोड से पेमेंट करेगा, वो तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। करेक्ट है, तो इन दैट केस उन्होंने क्या बोला, सप्लायर प्रोवाइड्स अगर क्रॉस रेफरेंसिंग वगैरह करके देता है कि मतलब जितना भी अमाउंट आया यूटीआर नंबर डाल दो, ट्रांजैक्शन नंबर डाल दो आप लोगों का, या चेक है तो चेक का नंबर डाल दो, क्रॉस रेफरेंसिंग अगर आप कर देते हो, बराबर है कि नहीं, तो इन दैट केस आप लोगों ने ये रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट किया, ऐसा हम मान के चले। मतलब आपने डायनेमिक क्यूआर कोड दिया था, कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं किया, कस्टमर ने बोला मैं अलग मेथड ऑफ पेमेंट यूज करने, और आपने क्या किया, वो मेथड जो भी है उसने यूज किया, उसका जो ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर था वो कहीं ना कहीं अपने इनवॉइस वगैरह पे मेंशन कर दिया, तो इन दैट केस आपका डायनेमिक क्यूआर का रिस्पॉन्स का जो भी फॉर्मेट है वो आपका कंप्लीट हो चुका है और आपने वो चीज फुलफिल कर दिया, ऐसा मान के हम लोग चले। समझ में आया? बिकॉज कस्टमर को कंपेल नहीं कर सकते, कस्टमर के पास मल्टीपल ऑप्शन है तो वो ऑप्शन में से कोई भी चूज करेगा। समझ में आया? सेकंड केस, इफ सप्लायर मेक्स अवेलेबल टू द कस्टमर एन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट लाइक यूपीआई, कलेक्ट, यूपीआई इंटरनेट इन टेंड और सिमिलर अदर मोड्स ऑफ पेमेंट थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन और कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन where no dynamic QR code is not displayed but details of the merchant as well as the transactions are displayed and captured at the place। So क्या बोले कि समझो कि हम लोग स्टैटिक क्यूआर दे देते हैं जिसमें क्या बिजनेस का नाम आता है, डिटेल्स आता है, अमाउंट आ जाता है, सारा मतलब अमाउंट इन द सेंस आपको डालना पड़ेगा बट बाकी सारे डिटेल्स आ जाएगा, कंपनी का नाम, कंपनी का डिटेल्स, वो सब चीजें आप लोगों को आ जाएगा। तो चलेगा क्या अगर डायनेमिक नहीं दिया और नॉर्मल अगर इंटरनेट बैंकिंग का सब मीन्स अगर दिया तो भी चलेगा, क्या प्रॉब्लम? क्वेश्चन मार्क याद है, ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला, तो आपको बोल रहे कि क्रॉस रेफरेंसिंग ऑफ द पेमेंट मेड यूजिंग सच इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ द पेमेंट इज मेड ऑन द इनवॉइस। पहले तो क्रॉस रेफरेंसिंग आपको करना पड़ेगा, द इनवॉइस शैल डीम टू बी कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड। तो अगर आपने वो बाकी के पेमेंट मेथड्स दिए, क्रॉस रेफरेंसिंग आपने ट्रांजैक्शन नंबर का वगैरह दे दिया है, तो आपने डायनेमिक क्यूआर का रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दिया, ऐसा मान के चलिए। However, if payment is made after generation of the issuing of the invoice, the supplier shall provide the dynamic QR code। समझ में आया? तो अगर इनवॉइस के बाद हो रहा है तो इन दैट केस इनवॉइस का नंबर आपको पता है, डिटेल सब पता है, तो क्यूआर कोड जनरेट करना चाहिए। Clear with this part? In case of the prepaid invoices, that is where the payment has been made before the issuance of the invoice, मतलब इनवॉइस इशू करने के भी पहले आपने पेमेंट कर, ठीक है, तो इन दैट केस क्या करेंगे, तो इन दैट केस क्रॉस रेफरेंस आपने कर दिया तो चलेगा। फॉर एग्जांपल अमृता की फीस का ड्यू डेट कल था, कल है मतलब कल के दिन पे, आज डेट क्या है 23rd, उसका ड्यू डेट है 24th, तो इनवॉइस ड्यू डेट के हिसाब से जनरेट होगा बिकॉज दिस इज अ कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, क्लासेस जो सर्विस दे रहा है दैट इज अ कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, तो तुम्हारा इनवॉइस जनरेशन का डेट क्या होना चाहिए, ड्यू डेट का डेट, दैट इज 24th वाला पार्ट। अब समझो कि अमृता ने बोला कि अरे 24th का ड्यू डेट है, आज 23rd है, मैं आज ही पेमेंट कर, तो अमृता के पास स्कैनर था, तो अमृता ने जो स्टैटिक स्कैनर था या तो फिर उसके पास बैंक डिटेल था तो उसने आईएमपीएस करके पेमेंट कर दिया है, बट इनवॉइस तो अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। तो अब इस केस में डायनामिक क्यूआर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बिकॉज अभी तक तो इनवॉइस ही जनरेट नहीं हुआ है तो डायनामिक क्यूआर कैसे जनरेट,
तो उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या करो, आप व्हाट से कि इस केस में क्रॉस रेफरेंसिंग दे दो, तो आपने डायनामिक क्यूआर का रिक्वायरमेंट्स मीट कर दिया, हमेशा मान के चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर विद दिस पार्ट? Case 4. In case where the e-commerce operator or online application has complied with the dynamic QR code requirements, whether the supplier using such e-commerce portal or application will be still required to comply with the requirements of dynamic QR. अब ये क्या है? मैंने Amazon से जब परचेस किया तो Amazon मुझे खुद डायनामिक क्यूआर कोड दे देता है। जब मैं क्यूआर कोड ले लूंगी तो डायनामिक क्यूआर कोड दे देगा, मैं फिल इन करके कर सकती हूँ, करेक्ट है कि नहीं है? बट अगर जो सप्लायर ही Amazon के थ्रू सप्लाई कर रहा है उसको भी डायनामिक क्यूआर का रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना पड़ेगा कि सिर्फ Amazon करेगा तो मुझे? Amazon पे तू सप्लाई करिए तेरे गुड्स, यू आर द सप्लायर, Amazon इज द पोर्टल, आई एम द रेसिपिएंट, बराबर है? तो इन दिस केस में Amazon ये प्रोविजंस को फुलफिल कर रहा है डायनामिक क्यूआर का, बट जो इसके पीछे सप्लायर एक्चुअली Amazon के थ्रू सप्लाई कर रहा है उसको भी फुलफिल करना पड़ेगा। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, तो इन दैट केस उन्होंने क्या बोला, डायनामिक क्यूआर इज रिक्वायर्ड जहां पे जो पर्सन लायबल टू इशू द इनवॉइस। तो सिंपल, अगर सप्लायर ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू कर रहा है तो इन दैट केस आपको क्या बोला है, सप्लायर गिव्स द क्रॉस रेफरेंस ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई, देन इन दैट केस आपने क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दिया, ऐसा मान के चलेंगे। बिकॉज इस केस में जनरली Amazon बिल रेज करता है, तो Amazon ने अगर क्यूआर कोड दे दिया तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन केसेस अदर देन द प्रीपेड सप्लाई, दैट इज वेयर पेमेंट इज मेड आफ्टर जनरेशन ऑफ इशू ऑफ द इनवॉइस, इन दैट केस सप्लायर को डायनामिक क्यूआर कोड देना पड़ेगा। No dynamic QR code required on the issue of invoice to the resident located outside India or for supply of the where POS is in India where the payment is received in forex। समझ में? तो अगर आप पहला चीज अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो आउटसाइड इंडिया है पेमेंट, तो इन दैट केस आपने क्यूआर डायनामिक क्यूआर का रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं किया तो भी चलेगा। दूसरा, अगर आप पेमेंट ले रहे हो बट वो पेमेंट फॉरेक्स में कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज में कर रहे हैं, तो इन दैट केस आल्सो डायनामिक क्यूआर अगर आप नहीं भी देते हो तो भी चल जाएगा। क्लियर विद दिस पार्ट? अंडरस्टूड? ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि ये दोनों चीजों पे हम लोग यूज नहीं कर सकते। क्लियर विद दिस पार्ट? ये जनरली बैंक ट्रांसफर होता है बिकॉज फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट आ रहा है, तो इन दैट केस वहां पे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 6। In case of retail sales over the counter, the payment from the customer is received on the payment counter by displaying a dynamic QR code on the display, whereas the invoice along with the invoice number is generated on processing system being used by the supplier or merchant after receiving the bill. For example, कोई भी आउटलेट में जाओ, कल आप फॉर एग्जांपल जूडियो में जाओ, IKEA में जाओ, तो आप क्या करते हो, वहां पे डायनामिक क्यूआर कोड है, आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद इनवॉइस जनरेट करता है कि आपने पेमेंट कर दिया, फिर वो इनवॉइस का स्लिप निकालेगा, आपको दे देगा। करेक्ट है? So in such cases, it may not be possible for the merchant or supplier to provide details of invoice reference number and dynamic QR code because payment dynamic QR code से पहले आ गया है और invoice बाद में जनरेट। तो क्यूआर कोड देते टाइम इनवॉइस नंबर आ सकता है क्या? नहीं, बिकॉज इनवॉइस अभी तक जनरेट हुआ ही नहीं, इनवॉइस जनरेट होगा पेमेंट के बाद। करेक्ट है? Respect to the customer, however, each transaction that is receipt of the payment from the customer is having a unique order ID या sales reference number। करेक्ट है? In such cases, unique order ID या sales reference number जो भी है वो आप डायनामिक क्यूआर कोड के अंदर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ऑर्डर आईडी या ये रहता है ना आपका, वो भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, 7th केस। इन केस ऑफ पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड बिफोर द डायनामिक क्यूआर कोड इज जनरेटेड, थोड़ा पेमेंट पहले आ गया है, थोड़ा पेमेंट बाद में, where the part payment for the supply has already been received from the customer or recipient either in advance or by adjustment using voucher, discount coupon, etc. Before dynamic QR is generated, then dynamic QR may be provided only for the remaining balance amount। तो जितना बैलेंस अमाउंट बचेगा आपसे उतने अमाउंट के लिए क्यूआर जनरेट। अंडरस्टूड विद दिस पार्ट? ठीक है। ई इनवॉइसेस विल नॉट बी जनरेटेड एट द IRP पोर्टल, वो तो आपको किस पे आएगा, नॉर्मल इस पे जनरेट होगा, नॉर्मल ERP सिस्टम पे जनरेट होगा। ई इनवॉइस स्कीमा इशू बाय द जीएस सिस्टम विल बी यूज्ड, मतलब फील्ड्स जो भी आपको स्कीमा के हिसाब से लेना पड़ेगा, DDM YY फॉर्मेट एंड ऑल। करेक्ट है? इनवॉइस विल बी ऑथेंटिकेटेड विद डिजिटल पेमेंट, नथिंग बट समरी देके रखा है हम लोगों ने यहाँ तक का। क्लियर विद दिस पार्ट? ठीक है, यहाँ पे अपना जो पार्ट बेसिकली खत्म होता है ई इनवॉइस रिलेटेड वाला पूरा चीज। ठीक है, इसके बाद अपना जो सेक्शन 31(3) मतलब पेंडिंग था, सब सेक्शन 3 एप्लीकेबल था, वो पेंडिंग था, हम लोग वो खत्म करेंगे। पहले हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसका एनालिसिस करके खत्म। समझ में? बीच का सबसेक्शन 3 हमने रखा था वो बचा। क्लियर विद दिस? एक बार यहाँ तक ये सारे केसेस समझ लो, एक बार मतलब बेसिकली रीड आउट कर लो हम लोगों ने क्या पढ़ा, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं विद योर। समझ में आया? एक बार यहाँ तक डिटेल्स देख लो फिर मैम वो आईटीसी के नोट्स आईटीसी के नोट्स उस दिन दिए मैंने सबको, तेरा पेंडिंग है। कभी दिया लेक्चर के बाद लेके गए सब लोग, आज लेके जाएंगे, उस दिन लेके गए सब लोग, बाकी किसी को नहीं।
अच्छा, चलो नेक्स्ट अगले उस पे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं वापस से अपने सबसेक्शन 3 के ऊपर, पहले एक बार सेक्शन पढ़ लेते हैं सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसका एनालिसिस भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। सबसेक्शन 3 हमको क्या बोलता है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 एंड 2, मतलब 1 एंड 2 को साइड में डाल दो, करेक्ट है। 3 क्या बोलता है वो देख। तो अ रजिस्टर्ड पर्सन में विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ, within 1 month from the date of issuance of the certificate of registration and in such manner as may be prescribed, issue a revised invoice against the invoice already issued during the period beginning with the effective date of registration till the date of issuance of the certificate of registration to him. तो अभी फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों का टर्नओवर क्रॉस हुआ था जून 2000, सॉरी जून 23 को, आज टर्नओवर क्रॉस हो गया, ठीक है। हमने अप्लाई कब किया, जून 30 को हम लोगों ने अप्लाई किया, तो विद इन 30 डेज अप्लाई हो गया है, करेक्ट है। मुझे सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ जुलाई 5 को, बराबर है, बट माई सर्टिफिकेट विल बी वैलिड फ्रॉम 23 ऑफ जून, करेक्ट है। अब देखो जब तक सर्टिफिकेट आ रहा था 23 से लेके 5 जुलाई तक, तब तक तो मैंने सप्लाई तो किया ही रहेगा, सेल्स तो किया ही रहेगा, बराबर है कि नहीं है, ठीक है। बट जब तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आया तब तक मैं जीएसटी इनवॉइस इशू नहीं कर सकती। बट जब मेरे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है तो वो एप्लीकेबल होता है फ्रॉम द डेट ऑफ टर्नओवर क्रॉसिंग द लिमिट्स। अब मुझे जो आईटीसी का क्रेडिट मिलेगा वो तो 22 का क्रेडिट मिलेगा, आईटीसी का जो क्रेडिट वगैरह चालू होगा मिलना वो कहाँ से चालू होगा, 22 ऑफ जून से चालू हो जाएगा, बराबर है। अब 22 ऑफ जून से जब क्रेडिट चालू हो जाएगा तो आपका 23 जून का जो आप लोगों का व्हाट इज कि जितना भी आपने सेल किया है वो सब पे इन्वॉइसेस कौन से होने चाहिए, जीएसटी इन्वॉइसेस होने चाहिए। बट ऑलरेडी मैंने क्या कर दिया था, जून 23 से लेके जून 5 तक, जुलाई 5 तक जितना भी सप्लाई हुआ था मैंने तो सब नॉर्मल सप्लाई के हिसाब से किया है, बिकॉज मेरे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया जुलाई 5 को, उसके नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आपको ये वाले पीरियड का 23 जून से लेके 5 जुलाई तक का इनवॉइसेस वापस से रिवाइज करके इशू करना पड़ेगा, विच विल बी विद जीएसटी, क्लियर विद दिस पार्ट, करेक्ट है, ठीक है। Now, a registered person may not issue a tax invoice if the value of the goods or supply, what is the goods or services supplied or both is less than 200 rupees, subject to such conditions as may prescribed. तो 200 रुपए के नीचे रहेगा, कंडीशन है बंदा रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये वो हम लोग नीचे जब रूल्स के अंदर आएंगे तब हम लोग उसको डेफिनेटली प्रॉपर्ली चेक करेंगे, ठीक है। A registered person supplying the exempted goods or services or both paying tax under provisions of section 10 shall issue instead of a tax invoice a bill of supply, बराबर है कि नहीं है। अगर आप व्हाट इज कि जीएसटी सामने वाले से कलेक्ट नहीं कर सकते तो इन दैट केस आप क्या इशू करते हो, बिल ऑफ सप्लाई, करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। नाउ इन सच मैनर एज इट इज प्रोवाइडेड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन मे नॉट इशू अ बिल ऑफ सप्लाई इफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बोथ इज लेस देन 200 रुपीस सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड मैनर एज मे बी गिवन, तो वो देख लेंगे हम लोग। A registered person shall, on the receipt of the advance payment with respect to any of the supply of the goods and services or both, issue a receipt voucher and any other document containing the particulars as may prescribed evidencing the receipt of such payment. तो अगर आपको एडवांस पेमेंट मिला है तो अभी हम इनवॉइस तो इशू नहीं कर सकते बिकॉज पेमेंट एडवांस में मिला है, अभी तक गुड्स सप्लाई नहीं हुआ या सर्विसेज रेंडर नहीं हुआ। तो इन दैट केस वो पेमेंट आ गया है इसका प्रूफ क्या रहेगा, तो उसके लिए आप एक रिसीट वाउचर इशू कर दो, क्या इशू कर दो, रिसीट वाउचर। बाद में जब आपका आएगा इनवॉइस बनेगा तब आप उसको रेफरेंस दे देना कि भाई ये रिसीट वाउचर के अगेंस्ट एडवांस पेमेंट आ गया। Where on the receipt of advance payment with respect to any of the supply of the goods or services or both, the registered person issues a receipt voucher, but subsequently no supply is made and no tax invoice is issued in pursuant thereof, the registered person may issue a refund voucher against them. तो अगर receipt voucher issue किया था उसके बाद अगर पेमेंट रिफंड करना पड़ रहा, why? बिकॉज आपने सर्विस नहीं दिया या टाइम पीरियड के अंदर नहीं हो गया या कस्टमर ने कैंसिल कर दिया ऑर्डर, कोई भी रीजन हो सकता है, तो इन दैट केस आप रिसीट वाउचर के अगेंस्ट क्या इशू कर सकते हो, रिफंड वाउचर इशू कर सकते हैं। क्लियर विद दिस पार्ट। A registered person who is liable to pay the tax under subsection 3 or subsection 4 of section 9 shall within the period as may prescribed issue an invoice in respect of the goods and services or both received by him from the supplier who is not registered on the date of the receipt of the goods or services or both। तो ये किसके लिए आरसीएम प्रोविजंस, जहां पे सामने वाला बंदा सप्लायर अनरजिस्टर्ड है एंड रेसिपिएंट इज लायबल टू व्हाट इज से कि प्रोवाइड द इनवॉइस या मेक द इनवॉइस। तो इन दैट केस क्या करना पड़ेगा, रेसिपिएंट इज लायबल टू पे द टैक्स एंड सामने वाला बंदा अनरजिस्टर्ड है तो आपको ही क्या करना पड़ेगा, सेल्फ इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। A registered person who is liable to pay the tax under subsection 3 and 4 of RA section 9 shall issue a payment voucher at the time of making the payment to the supplier। तो जब आप पेमेंट करो तो आप क्या इशू करोगे, पेमेंट वाउचर, बिकॉज सामने वाला बंदा जो है वो तो जीएसटी इनवॉइस इशू नहीं करने वाला है,
तो आप जब पेमेंट कर रहे हो तो आप टैग इशू कर सकते हो पेमेंट वाउचर टू से कि हमने पेमेंट कैरी आउट कर लिया। फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज एफ, supplier who is not registered shall include the supplier who is registered solely for the purpose of section 51, that is TDS के लिए जो भी रजिस्टर्ड है वो भी अनरजिस्टर्ड माना जाएगा फॉर क्लॉज एफ, दैट इज ये आरसीएम वाले प्रोविजंस के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आपके इसमें आ जाए। समझा? तो ये अपने को सेक्शन दिया हुआ है। अब इसका एनालिसिस देखते हैं, तो एनालिसिस में अपने को डिटेल्स क्लियर हो जाएगा ना पूरा का पूरा, करेक्ट है? चलो तो आते हैं आपके एनालिसिस वाले पार्ट के स्पेशल बराबर है। रिवाइज टैक्स इनवॉइस हमको इशू करना पड़ेगा, तो प्रोविजन ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या बोल रहे हैं कि जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला उस दिन से लेके नेक्स्ट 30 डेज के अंदर ये जो प्रायर पीरियड था उसके इनवॉइस आपको इशू करने पड़ेंगे जीएसटी वाले, करेक्ट है कि नहीं है? ठीक है, तो सिंपल इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ से है बट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे आया है, तो ये पीरियड का आपने को रिवाइज इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा? यहाँ से आगे 1 महीने के अंदर, अंडरस्टूड, दैट इज 30 डेज के अंदर। Sarabhai Private Limited commenced the business of supply on 1st April in Delhi. The turnover exceeded on 3rd September. It became liable for registration on 3rd September. उन्होंने अप्लाई किया व्हाट इज 29 सितंबर को और 5 अक्टूबर को आया, तो कहां से लेके कहां तक आपके रिवाइज्ड इनवॉइस इशू होंगे? 3rd सितंबर से 5 अक्टूबर तक इशू हो जाएंगे। कब तक करना पड़ेगा? 5 अक्टूबर से लेके 1 महीने के अंदर। क्लियर विद दिस पार्ट? ठीक है, नेक्स्ट कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस हम कौन से केसेस के अंदर इशू कर सकते हैं? तो इन दैट केस उन्होंने क्या बोला, a registered person may issue a consolidated tax invoice in the respect of all the taxable supplies made to an unregistered person during the period। क्योंकि क्या होता है देखो, अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है ना वो सामने वाला क्रेडिट नहीं लेने, अगर क्रेडिट नहीं लेने वाला है तो इतना इंडिविजुअल इनवॉइसेस इशू करके मेरे को क्या मिलेगा? तो इन दैट केस उन्होंने बोला कि आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस भी इशू कर सकते हो। कब कर सकते हैं? However, in case of interstate supplies where the value of the supply does not exceed 2.5 lakh, a consolidated invoice, revised invoice may be issued separately in respect of all the unregistered recipient located in the state। तो उन्होंने समराइज करके क्या दिया देखो, does a revised consolidated tax invoice may be issued within 1 month following the following for each interstate B2C supply up to 2,50,000 state wise of consolidated tax invoice issue कर दो। एक बंदे ने अगर 2.5 लाख से कम का आपके साथ ट्रांजेक्शन किया है तो स्टेट वाइज आप 2.5 लाख के हिसाब से ट्रांजेक्शन इशू कर सकते हो। फॉर ईच इंटरस्टेट अगर मोर देन 2,50,000 है तो रेसिपिएंट वाइज, भले वो अनरजिस्टर्ड है या कोई भी है सामने वाला बंदा, बट फिर भी आपको क्या लगेगा, व्हाट इज की इंडिविजुअल इनवॉइस लगेगा। व्हाई? बिकॉज सप्लाई कितना है? 2,50,000 से ज्यादा। थर्ड इंट्रास्टेट सप्लाईज है तो इन दैट केस आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू करो बिंदास, कितना भी अमाउंट रख दो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर विद दिस? इंट्रास्टेट नो लिमिट, इंटरस्टेट में 2,50,000 तक का है तो कंसोलिडेटेड, 2,50,000 के ऊपर है तो रेसिपिएंट इंडिविजुअल। ठीक है, रिवाइज टैक्स इनवॉइस में क्या क्या आना चाहिए? नेम आना चाहिए, एड्रेस आना चाहिए, जीएसटी आना चाहिए, सीरियल नंबर कंसेक्यूटिव 16 सीरियल नंबर जो हम लोग इनवॉइस का देते हैं वैसे आना चाहिए, डेट ऑफ इशू आना चाहिए, नेम एड्रेस जीएसटी यूएसए एंड रजिस्टर्ड पर्सन का सामने वाले का अगर रजिस्टर्ड है तो। क्लियर है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एंड द एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलोंग विद द नेम एंड द स्टेट कोड इफ रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, तो स्टेट कोड वगैरह आ जाएगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है एड्रेस की जगह पे। सीरियल नंबर है टैक्स इनवॉइस का जिसके सामने आप लोगों ने ये नया इनवॉइस इशू किया है, क्रॉस रेफरेंसिंग जरूरी है ताकि कभी पुराना इनवॉइस अगर देखना रहा तो हम लोग देख सकते हैं। सबने सिग्नेचर एंड डिटेल्स जो भी रहेगा ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का आपका वो भी आ जाएगा। बेसिक डिटेल्स जो भी वो अपने को सेम इनवॉइस के जैसे ही इशू करना है। ठीक है, नाउ रजिस्टर्ड नहीं था हाँ तो उसमें फिर वो सप्लाई C2C में आएगा ना, B2C में नहीं आएगा ना? कौन सा? सप्लाई कर रहा है नहीं, तो ये पीरियड का जो आ जाएगा ना वो B2C के अंदर आ जाएगा। उसके पहले का जो है वो बिजनेस टू कंज्यूमर ही है बट अनरजिस्टर्ड बिजनेस। क्यूआर कोड का अप्लाई करना पड़ेगा? कौन सा वाला? नहीं, उसको कंप्लाई नहीं करना पड़ेगा, नॉट नेसेसरी, बिकॉज सबसे पहला चीज क्यूआर कोड एप्लीकेबल कब है? जब 500 करोड़ के ऊपर का टर्न, तो अगर तेरा टर्नओवर 20 के ऊपर चला गया तो ऑलरेडी तू रजिस्ट्रेशन कितना है, तो तेरा रिक्वायरमेंट कितना है? 500 करोड़ का है ना। ठीक है, चलो in any invoice or debit note issued in pursuance of the tax payable in accordance with section 74 या 129 या 130, मतलब ये कौन से हो गए आपके पेनल्टी प्रोविजन हो, तो वहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? आईटीसी एडमिसिबल इसके ऊपर नहीं है बिकॉज आईटीसी इस पे नहीं मिलता। करेक्ट है? सेक्शन 129 जो भी आपका सीजर डिटेंशन हो गया, कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स वगैरह हो गए। नो टैक्स इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड इफ वैल्यू इज लेस देन 200 रुपीस, अ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस कैन बी इशूड। तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है he may not issue the tax invoice of that particular period जो उसको रिवेंज टैक्स इनवॉइस इशू करना है, where the value of the goods or services are less than 200। सामने वाला रेसिपिएंट कौन है? अनरजिस्टर्ड, ऑब्वियसली बिकॉज रजिस्टर्ड है तो क्रेडिट लेगा तो हम नहीं कर सकते, ये वाला पार्ट तो अनरजिस्टर्ड चाहिए। रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर द इनवॉइस, रेसिपिएंट को इनवॉइस की जरूरत नहीं है। तो इन दैट केस आप क्या करो, सिंपल है, आज के दिन में जो भी मेरे 200 रुपए के नीचे, फॉर एग्जांपल स्टेशनरी का दुकान,
कोई 10 रुपए का इरेजर लेके गया, कोई 15 रुपए का पेन लेके गया, कोई 50 रुपए का रजिस्टर लेके गया, तो ये सब सप्लाईज जो है हम लोगों ने अलग अलग कस्टमर्स को की है, बराबर है। और उसके बाद समझो कि मैं रजिस्टर्ड हो गई, तो इन तरीके से रिवाइज इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो उस केस में आप डेली बेसिस पे आप इंडिविजुअल इनवॉइसेस नहीं भी इशू करते हो तो भी चलता है, बिकॉज ये कंज्यूमर्स है। आप पूरे दिन में ये जितने भी 200 रुपए के नीचे के ट्रांजेक्शन है सब ऐड करो और दिन का एक इनवॉइस इशू कर दो विद ऑर्डर, तो भी चले, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर विद दिस पार्ट? ठीक है। इंस्टेड अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस for such supplies at the close of each day in respect of all such supplies. Understood? Small taxpayers like small retailers are doing large number of small transactions up to 200 rupees जो भी है वो लोग वन consolidated invoice per day के हिसाब से इशू कर सकते हैं। However, this is not available to the supplier engaged in supply of cinematographic films। मतलब सिनेमा हॉल्स में ये नहीं चलेगा, सिनेमा हॉल्स में इंडिविजुअली आपको करना पड़ेगा। बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है? तो यहाँ पे अगर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है या तो फिर एग्जाम सप्लाईज वो कैरी आउट कर रहा है या वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो इन दैट केस आप लोग क्या कर सकते हो, टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करके आपको क्या करना पड़ेगा, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स आर रिमेनिंग द सेम, ओवरऑल लेवल पे अगर आप देखोगे तो सेम चीज है, बट जब जीएसटी आइन की जो चीजें है वो फुलफिल नहीं होगी। ठीक है। नेम एड्रेस जीएसटी आइन 16 कंसेक्यूटिव नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ इश्यू आ जाएगा, नेम एड्रेस जीएसटी आइन यूआईएन होल्डर आ जाएगा अगर रेसिपिएंट का है तो, एचएसएन कोड आ जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज इनटू अकाउंट, डिस्काउंट अबेटमेंट कुछ भी दिया है तो वो आ जाएगा, सिग्नेचर वगैरह जो भी है वो आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक का है तो सिग्नेचर का रिक्वायरमेंट आपका नहीं होता। तो करेक्ट है, समझ में आया? इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे भी हम लोग इशू कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट आप लोगों का एग्जेम्प्टेड और ये चीजों के लिए जो आपको बिल ऑफ सप्लाई वही क्या हो जाएगा, इनवॉइस की तरह काम करेगा। रिसीट वाउचर हम लोग कब इशू करते हैं, जब आपको एडवांस पेमेंट आ जाता है। उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स है, अगेन सेम डिटेल्स है, नेम एड्रेस है, 16 कंसेक्यूटिव डेट ऑफ इशू, जीएसटी आइन है तो डिस्क्रिप्शन, अमाउंट ऑफ एडवांस, रेट ऑफ टैक्स। करेक्ट है कि नहीं? ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा, टैक्स अगर आपका आरसीएम के बेसिस पे है क्या, डिजिटल सिग्नेचर वाला पार्ट भी यहाँ पे आपका आ जाएगा। when at the time of the advance rate of tax अगर आप लोगों का है तो एडवांस रेट अगर डिटरमाइनेबल नहीं है कि एडवांस के टाइम पे अगर आपको अपने को पता नहीं है कि कितना जीएसटी रेट लगेगा तो आप 18% लेके कर लो, बाद में एडजस्ट कर। करेक्ट है। नेचर ऑफ सप्लाई अभी तक डिटरमाइंड नहीं है तो आप उसको इंटरेस्ट रेट सप्लाई लेके चलो, मतलब इंट्रा होगा इंटरेस्ट रेट होगा, अभी तक फिक्स नहीं है तो आप इंटरेस्ट रेट सप्लाई लेके चलो, बिकॉज आईजीएसटी का क्रेडिट वगैरह तो सब जगह पे सेटल होता है, चलता है। क्लियर है? रिफंड वाउचर कब इशू होगा, जब एडवांस पेमेंट किया था, रिसीट वाउचर सामने वाले ने दिया था, सप्लाई नहीं हुआ, टैक्स इनवॉइस नहीं बना, तो आप क्या करोगे, रिफंड वाउचर इशू कर दोगे। क्लियर विद दिस पार्ट? ठीक है। अब इस केस में भी आपके कंटेंट सेम रहते हैं मोर और लेस, नेम एड्रेस आ गया, 16 कंसेक्यूटिव नंबर्स आ गया, डेट ऑफ इशू आ गया, जीएसटी आईएन आ गया, रिसिप्ट वाउचर आ गया, देन आपका रिफंड जिस दिन हुआ था उसके वजह से आ गया, जीएसटी वगैरह का डिटेल्स आ जाएगा, पेड कितना किया है वो आ जाएगा, टैक्स रिवर्स चार्ज बेसिस पे तो रिवर्स चार्ज का चीजें आपका आ जाएगा इन सिग्नेचर। क्लियर है ये? Invoice and payment voucher. A recipient is liable to pay tax on the RCM basis where he receives the supply of the goods and services। बराबर है। तो यहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा, खुद पे ही क्या करना पड़ेगा, आपको इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। करेक्ट है कि नहीं? Further, a builder or promoter is required to pay the GST on RCM basis on the following cases: 80% of input या input services। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर एक बिल्डर है तो उसको 80% of input सर्विसेज कहाँ से लेना पड़ता है, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट से लेना पड़ता है। क्लियर? विद रजिस्टर्ड सप्लायर से लेना पड़ता है। करेक्ट है। इनके शॉर्टफॉल है तो उसको जितना भी रहेगा प्रमोटर को क्या करना पड़ेगा, आरसीएम बेसिस पे जितना भी शॉर्टफॉल रहेगा 80% के लिए आपको खुद से पे करना पड़ेगा। वेदर सीमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उसका तो पूरा का पूरा जो भी टैक्स है वो आपको किससे पे करना पड़ेगा, आरसीएम बेसिस पे पे करना पड़ेगा। जीएसटी ऑन कैपिटल गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन इज पेएबल बाय द प्रमोटर ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। इनवॉइस टू बी इशूड बाय द रेसिपिएंट इफ इज लायबल टू पे टैक्स अंडर, ये वाला पार्ट जो है आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो इन दैट केस अपने को क्या करना पड़ता है, रेसिपिएंट को आरसीएम बेसिस पे खुद पे ही टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है। फर्दर द एक्सप्रेशन सप्लायर इज नॉट रजिस्टर्ड शैल इंक्लूड, टीडीएस वाला पर्सन भी इंक्लूड होगा इसके अंदर, हम लोगों ने बोला था। करेक्ट है कि नहीं है? Thus, invoice to be issued by the recipient within the prescribed time limit if he is liable to pay the tax under 9394 and receives the supplies from an unregistered person। Understood? Clear है? तो ये चीजें आप लोग को जस्ट दे के रखी है। रूल 47 क्या बोलता है, देखो रूल 47 ये बोलता है 30 days from the date of the receipt of the said supply of the goods and services। जिस दिन आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिले जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है उसके नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ये प्रोविजन आप लोगों को दिया हुआ है। क्लियर है? पेमेंट वाउचर टू बी इशूड बाय द रेसिपिएंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट इफ ही इज लायबल टू पे टू द टैक्स अंडर सेक्शन 93 एंड 94। तो जब भी अगर हम लोग पेमेंट करते हैं टू द सप्लायर, अनरजिस्टर्ड सप्लायर, तो आप क्या इशू करोगे, पेमेंट वाउचर इशू करोगे। उसके अंदर भी सेम डिटेल्स रहेगा सारा का सारा, नेम एड्रेस जीएसटी आ गया, आप लोग का कंसेक्यूटिव नंबर्स आ गया, इशू आ गया, देन आप लोग का जीएसटी एंड रेसिपिएंट का आ गया, अमाउंट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स, ये सारा चीजें आपका अच्छा। क्लियर विद दिस पार्ट? डिलीवरी चालान कब करते हैं, डिलीवरी चालान कब इशू करना पड़ेगा, क्या इशू करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। ठीक है। पहला, नेचर ऑफ सप्लाई।
सप्लाई ऑफ द लिक्विड गैस वेयर क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ द रिमूवल फ्रॉम द प्लेस ऑफ द बिजनेस इज नॉट नोन, बिकॉज गैस उड़ जाता है थोड़ा बहुत, तो इन दैट केस उसका इफ्लेक्शन होता है, तो इफ्लेक्शन होता है, तो इन दैट केस सप्लाई का क्वांटिटी डिटरमाइन नहीं रहता है, तो आप डिलीवरी चलान पे आप उसको ट्रांसफर करो और बाद में आप जाके क्या इशू कर सकते हो, इनवॉइस बाद में इशू कर सकते हो। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्कर, पता नहीं है कि कितना पेमेंट आएगा, कितना चीजें आएगा, वो भी हो सकता है। व्हाट इज कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स फॉर रीजन अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई, बाकी अदर देन सप्लाई हम लोग नहीं कहते, मतलब सप्लाई के डेफिनेशंस में नहीं, सेल एक्सचेंज रिलिंक्विशमेंट वो सब चीजों में नहीं है। सप्लाई अदर देन सप्लाईज हैज बीन नोटिफाइड बाय द बोर्ड, करेक्ट है। अगर ये सारे सप्लाईज है तो इन दैट केस डिलीवरी चालान इशू करना पड़ेगा, सीरियली नंबर 16 होना चाहिए, मल्टीपल सीरीज के अंदर होना चाहिए, रिमूवल के टाइम पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। पर्टिकुलर्स क्या क्या रहेगा, डेट, जीएसटीआईएन आ जाएगा, जीएसटीआईएन रेसिपिएंट का आ जाएगा, कंसाइनी का आ जाएगा, एचएसएन कोड, क्वांटिटी अगर नोन नहीं है तो आप ब्लैंक रख दो, रेट जीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी जो भी है वो रेट आ जाएगा आप लोगों का, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड सिग्नेचर। डिलीवरी चालान जो है वो ट्रिप्लीकेट में बनेगा, ओरिजिनल कंसाइनी के लिए, ट्रांसपोर्टर के लिए डुप्लीकेट, कंसाइनर के लिए ट्रिप्लीकेट। क्लियर विद दिस पार्ट। ई वे बिल का तो प्रोविजन हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे जब अपना चैप्टर नंबर 10 आएगा, तब उसके अंदर पूरा डिटेल्स है, तभी हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। टैक्स इनवॉइस टू बी इशूड आफ्टर डिलीवरी ऑफ द गुड्स, where goods are being transported for the purpose of supply to the recipient, but tax invoice could not be issued at the time of removal of the goods, तो in that case tax invoice कब इशू हो जाना चाहिए, जब डिलीवरी हो रहा है तब इशू हो जाना चाहिए। अंडरस्टूड विद दिस पार्ट। गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन एसकेडी एंड सीकेडी, एसकेडी सेमी नॉकडाउन कंडीशंस एंड कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशंस, मतलब डिसमेंटल करके आपने, सेमी नॉकडाउन मतलब कुछ पार्ट्स ज्वाइंट है कुछ पार्ट डिसमेंटल्ड है, कंप्लीटली नॉकडाउन मतलब क्या हो जाता है, पूरा का पूरा डिसमेंटल्ड है, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा जब रेसिपिएंट को रिसीव हो, ठीक है। व्हाट इज और इन बैचेस या लॉट्स, तो इन दैट केस उन्होंने क्या बोला, whether goods are being transported in semi knockdown conditions or completely knockdown conditions, the supplier shall issue the complete invoice before dispatch of the first consignment, ठीक है। सप्लाई शैल इशू डिलीवरी चालान फॉर ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट कंसाइनमेंट, तो जब फर्स्ट कंसाइनमेंट जाएगा तब उसके साथ इनवॉइस भेज दो, बाकी के जब कंसाइनमेंट जाएंगे तो उनके साथ सिर्फ क्या भेजना पड़ेगा, फिर डिलीवरी चालान, क्योंकि इनवॉइस तो ऑलरेडी जा चुका। क्लियर विद दिस। कॉपीज ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिलीवरी चालान शैल अकम्पनी विद ईच ऑफ द कंसाइनमेंट अलोंग विद द ड्यूटी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इनवॉइस एंड ओरिजिनल कॉपी ऑफ द इनवॉइस शैल बी सेंट अलोंग विद द लास्ट कंसाइनमेंट, तो ओरिजिनल कॉपी किसके साथ भेजोगे, लास्ट कंसाइनमेंट के साथ आप दे दो। क्लियर विद दिस पार्ट। इनवॉइस बन जाएगा पहले, फिर डिलीवरी चालान के साथ भेजते रहो कुछ को, और फिर लास्ट में फाइनल इनवॉइस के साथ आप ओरिजिनल इनवॉइस भी भेज सकते हो। अंडरस्टूड। Goods may be moved within the state, what you say, from the registrate of registration to another state for supply on approval basis. आर्ट वर्क हो गया, सेंड मी बाय द एड्रेस फॉर एग्जीबिशन या डिलीवरी चालान, तो ये सब चलेगा क्या, यस। सप्लाईज जो भी, फॉर एग्जांपल एग्जीबिशन हो रहा है या व्हाट वी से कि कोई अपने यहाँ ये स्टेट से ये ट्रेड ट्रांसफर करवा है, बट अभी तक सप्लाई हुआ नहीं, हो भी सकता है सप्लाई या नहीं भी हो सकता है, रिटर्न भी आ सकता है कुछ, तो आप डिलीवरी चालान पे फिलहाल आप गुड्स को भेज दो, जब सेल फ्रुक्टिफाई हो जाएगा तब आप इनवॉइस इशू कर देना, करेक्ट है कि नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने बोला है, इट इज क्लैरिफाइड दैट द गुड्स व्हिच आर टेकन ऑन सप्लायर अप्रूवल बेसिस या मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दे कैन बी इशूड बाय अ डिलीवरी चालान, इनवॉइस आप बाद में जब सप्लाई फ्रुक्टिफाई हो जाएगा तब आप क्या कर सकते हो, इनवॉइस को इशू कर सकते। क्लियर विद दिस पार्ट। सेम आपका आर्ट वर्क्स और एग्जीबिशंस वगैरह के लिए भी क्या हो जाता है, आपका अप्लाई हो जाता है। क्लियर विद दिस पार्ट, ठीक है। सप्लायर परमिटेड टू इशू एनी डॉक्यूमेंट अदर देन टैक्स इनवॉइस प्रोवाइडेड टू सेक्शन 31 रेड विद रूल 54, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, वो बोल सकते हैं कि अगर कोई दूसरा इनवॉइस भी इशू किया तो भी चल जाएगा, इनवॉइस के नाम पे कुछ और भी इशू किया तो भी चलेगा। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी है, ये लोग जो है ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ये लोग क्या इशू कर सकते हैं, सीरियल नंबर इज मैंडेट नॉट मैंडेटरी फॉर द बैंक इशुएंस और सीरियल नंबर एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द टैक्सेबल सर्विस, ये दो चीजें मैंडेटरी नहीं है, मतलब जो 16 डिजिट का सीरीज चाहिए था वो मैंडेटरी नहीं है, प्लस एड्रेस जो भी है वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो इन दैट केस वो लोग क्या कर सकते हैं, मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन क्या करें, other information other than the serial number and address which is mandatory, customer may be avail the numerous services from banks and all, बराबर है। तो एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू हो सकता है मंथली बेसिस पे, जो भी आप लोगों ने लिया है, तो इसमें डीएससी वगैरह व्हाट इज की द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इशुएंस ऑफ द कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, तो आपका अगर ये वाला पार्ट है तो आपको इशू नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। जीटीए अगर है तो इन दैट केस वो लोग क्या इशू कर सकते हैं, ग्रॉस वेट, नेम ऑफ द कंसाइनर, कंसाइनर रजिस्ट्रेशन नंबर है, डिटेल्स ऑफ द गुड ट्रांसपोर्टेड है, डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ ओरिजिन, जीएसटीआईएन नंबर एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड डिटेल्स जो भी वो बेसिक डिटेल्स दे दिया तो भी चल जाएगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, तो यहाँ पे टिकट विकेट चलेगा ना, जैसे अपने को रेलवे का टिकट दे दिया तो टिकट इज नॉट एन इनवॉइस बट इट विल वर्क एज अ नॉर्मल वे, इनवॉइस की तरह चल जाएगा, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंडरस्टूड विद दिस पार्ट। एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स, फिल्म्स का भी टिकट जो मिलता है वो इतना सा टिकट होता है ना, तो वो भी चलेगा कि नहीं चलेगा, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर विद दिस पार्ट, यहाँ तक समझ में आया।
इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अगर टैक्स इनवॉइस इशू करता है, आईएसडी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट चैप्टर्स के अंदर, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर के अंदर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, सिर्फ आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन इट्स डिस्टिंक्ट पर्संस, करेक्ट है कि नहीं है? उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? नेम, एड्रेस एंड जीएसटीआईएन नंबर होना चाहिए, 16 नंबर्स का सीरियल होना चाहिए आपका, ठीक है। डेट ऑफ इशू होगा, जीएसटीआईएन रहेगा, सारे के सारे रेसिपिएंट का डिस्टिंक्ट पर्सन जो जो है आप लोग के उसका वर्ड पे ये से ये रहेगा, क्रेडिट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया और आपका सिग्नेचर वगैरह आना चाहिए। क्लियर विद दिस पार्ट? अगर आईएसडी बैंकिंग कंपनी है या इंश्योरेंस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो सीरियली नंबर नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, ऊपर हमको बोला था ना अभी, तो वो नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। क्लियर विद दिस पार्ट? इसके अलावा उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, जब भी रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द सेम पैन नंबर एंड द स्टेट कोड व्हाट टू से एज एन आईएसडी may issue an invoice as the case may be by credit or debit note to transfer the credit or debit note or common ISD which shall contain the following details। तो इसमें भी सेम यही डिटेल्स अभी जो हमने डिस्कस किया वो सब आना चाहिए। क्लियर विद दिस पार्ट? टैक्स इनवॉइस ऑफ बिल ऑफ सप्लाई टू अ कंपनी व्हाट यू से ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स, तो अगर गुड्स जा रहे हैं तो उसके साथ ट्रांसपोर्ट के साथ आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, इनवॉइस है, वो भी जाना चाहिए। क्लियर विद दिस पार्ट? यहाँ पे आपका टैक्स इनवॉइस का पार्ट खत्म हो जाता है, इसके बाद अपना क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट की प्रोविजन चालू चाहिए। एक बार यहाँ तक देख लो फिर इस चीजें चालू। अगर चलो नेक्स्ट क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट वाला जो पार्ट है वो देख लेते हैं, ठीक है। सेक्शन 34 है अपने पास, ठीक है। सेक्शन 34 विच टॉक्स अबाउट योर क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट की प्रोविजंस, क्या बोलता है देखो। Where one or more of the tax invoice have been issued for supply of any of the goods or services or both, and taxable value charged thereon in the tax invoice is found to exceed the taxable value or the tax payable in respect of such supply। मतलब क्या गुड्स रिटर्न हो गए या वैल्यू कम करना है हम लोगों को, करेक्ट है कि नहीं है? और where the goods are returned by the recipient or where the goods and services supplied are found to be deficient, the registered person who has supplied such goods or services or both may issue to the recipient one or more credit notes for supply made in the financial year। तो अगर आपको वैल्यू को कम करना है तो आप क्या करोगे, क्रेडिट नोट इशू करोगे, और जब वैल्यू को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, डेबिट नोट इशू करेंगे। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु इशूज द क्रेडिट नोट इन रिलेशन टू supply of the goods or services or both shall declare the details of such credit note in the month in which the credit note is issued but not later than 30th day of November। तो आपको कब तक करना पड़ेगा, मैक्सिमम जो मंथ में किया वही मंथ में कर दो, बेटर है। बट अगर साल भर में अगर कभी भूल गए तो भी आप लोग क्या कर सकते हो, साल खत्म होने के बाद 30 नवंबर तक आप कर सकते हो, उतना टाइम पीरियड आपको देके रखा है। क्लियर है? हाँ हाँ। क्यों नहीं करना है, तो इसी के लिए उन्होंने प्रोविजन बोला हुआ है ना कि आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक सामने वाला नहीं करता है तब तक, तो वो सब चीजें तो है ही ना। और लॉस होता है, बराबर है, यस। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस इन दिस केस, ऐसा बहुत सारा है। फर्निशिंग द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न, तो मतलब वही जो भी आप लोगों का ईयर है, जिस साल का आपका है उसके नेक्स्ट ईयर के 30 नवंबर तक आपको करना रहेगा। Provided that no reduction in the output tax liability of the supply shall be permitted if incidence on the tax and interest of the supply has been passed on to any other person। तो अगर आप किसी और को इंसिडेंस पास ऑन कर देते हो, मतलब टैक्स लाइबिलिटी आपके ऊपर नहीं आ रही, क्रेडिट ले लिया आप लोगों ने, ये सब चीजें आ गई है, तो सप्लायर को फिर उसका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होने वाला है। तो मतलब जब तक रेसिपिएंट रिवर्स नहीं करेगा तब तक सप्लायर को आपका रिवर्सल नहीं मिलेगा, ठीक है। Where one or more of the tax invoices have been issued for supply of any of the goods and services or both, and the taxable value charged thereon is found to be less than the taxable value payable in respect of the supply, the registered person who has supplied such goods and services shall issue to the recipient one or more debit notes। समझ में आया? तो वैल्यू जब इंक्रीज करना है तो आप क्या करोगे, डेबिट नोट करोगे, करेक्ट है कि नहीं है? A registered person who issues the debit note in relation to the supply of the goods and services shall declare the debit note in the month following the tax liability, जो भी है आप लोगों का एडजस्ट हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? तो जिस मंथ का है उसी मंथ में करना पड़ेगा आप लोगों को, आप आपका जो टैक्स लाइबिलिटी रहेगा वो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है? इशुएंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट, तो गलत कर दिया, गलती से अमाउंट ओटीसी की ज्यादा दिखा दिया या ओटीसी की टैक्स पेबल ज्यादा दिखा दिया, रिटर्न रेसिपिएंट ने गुड्स रिटर्न कर दिए, क्वालिटी बराबर नहीं था, या एनी अदर सिमिलर रीजंस है, तो आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर विद दिस पार्ट? ठीक है। The credit note is a convenient and a legal method by which the value of the goods and services in the original tax invoice can be reduced। तो आपको टैक्स इनवॉइस को बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, टैक्स इनवॉइस वही रहेगा, क्रेडिट नोट इशू करके अपन उसमें अमेंडमेंट्स कैरी आउट कर सकते हैं।
Section 30 will provide that more than one tax invoice have been issued for the supply of any goods and services or both the taxable value charged thereon is found to exceed. तो इन दैट केस या तो रिटर्न एंड ऑल जो अभी हम लोगों ने देखा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्रेडिट नोट्स इशू कर सकते हो. क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. क्लियर विद दिस पार्ट. हाउएवर सप्लाई कैन इशू अ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल क्रेडिट नोट अगर आपका परमिटेड क्रेडिट नोट जीएसटी के हिसाब से नहीं है तो अगर जीएसटी आपको वो पर्टिकुलर केस के अंदर क्रेडिट नोट अलाउ कर नहीं करता है तो इन दैट केस आप कौन सा क्रेडिट नोट इशू करोगे, कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू कर देंगे. क्लियर विद दिस पार्ट. डेबिट नोट का इशुएंस हमको क्या बोला है, एरोनियसली डिक्लेयर कर दिया, लोअर वैल्यू लोअर टैक्स डिक्लेयर कर दिया, या सिमिलर रीजन से तो हम क्या करेंगे, वैल्यू बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेबिट नोट इशू कर सकते हैं. क्लियर विद दिस पार्ट. ठीक है, तो जब वैल्यू कम लगता है तो अपन बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, डेबिट नोट इशू करके हम लोग कैरी आउट कर सकते हैं. डेबिट नोट वर्क्स इज सप्लीमेंट्री इनवॉइस ना. इट इज अ कन्वीनियंट मेथड जिससे हमको क्या करना पड़ता है, इनवॉइस कैंसिल नहीं करना पड़ता है या इनवॉइस को अमेंड नहीं करना पड़ता, आप उसी को लेके कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो. ठीक है. डिटेल्स ऑफ द डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट टू बी डिक्लेयर, तो आपको कब तक करना पड़ेगा, 30 नवंबर या तो डेट ऑफ फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्ली. बेटर है जो मंथ का है वही मंथ में कर दो, नहीं भी किया तो भी मैक्सिमम टाइम लिमिट आपके पास ईयर एंड के बाद 30 नवंबर तक अवेलेबल है, लेकिन अगर आप एनुअल रिटर्न पहले फाइल कर देते तो तब तक आपको करना पड़ेगा. क्लियर है. ठीक है. टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट हो जाएगा उसी के हिसाब से, करेक्ट है, जैसा जैसा परमिटेबल मोड्स है. तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है आईटीसी के चैप्टर के अंदर कि जब तक रिवर्सल नहीं होगा तब तक आपको अलाउड नहीं होगा. A single credit note or debit note may be issued against more one or more invoices to reduce or increase the tax liability. तो अगर सेम पर्सन है और उसकी मल्टीपल इन्वॉइसेस है तो मल्टीपल इन्वॉइसेस का भी सेम क्रेडिट नोट इशू हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. ठीक ठीक है. प्रोसीजर इन केस ऑफ रिटर्न और टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिन और ड्रग्स, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है ना कि दो पार्ट है, ए और बी, ये दोनों जो दिया है ना, इसका एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ आप लोगों को कि क्या दिया हुआ है. अभी मेडिकल में बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, अब वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो एक्सपायर होने के बाद उसका वो जैसे मैन्युफैक्चरर जो है ना, जैसे सिप्ला हो गया, सन फार्मा हो गया, ये लोग क्या बोलते हैं, मेडिसिन को रिटर्न कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब समझो दो पार्ट है. अगर रिटर्न करते हैं तो फर्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे इट विल बी एज अ गुड्स रिटर्न, तो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करके अपन एडजस्ट कर देंगे इसको, बराबर है कि नहीं है. जनरली क्या होगा, सप्लायर जो है वो क्रेडिट नोट इशू करेगा तो उससे वैल्यू ऑफ द सप्लाई जो भी इनवॉइस का वैल्यू है वो लेस हो जाएगा और उतना आपको क्रेडिट मिल जाएगा नेक्स्ट वाले सप्लाई के, इसमें एडजस्ट कर सकते हो. वही जगह पे एक दूसरा पॉइंट अपने पास अवेलेबल है जहां पे मेडिसिन वाला मेडिकल वाला ऐसा दिखाएगा कि वो उसने सप्लाई कर दिया, दैट इज सेल कर दिया दैट मेडिसिन टू द मैन्युफैक्चरर, और जो क्रेडिट इसने लिया था वो क्रेडिट यहाँ पे एज ए सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई दिखा के वो रिटर्न दे देगा. तो दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, या तो क्रेडिट नोट इशू करके एडजस्ट करो, या तो दूसरा इनवॉइस इशू करो और ऐसे दिखाओ कि फ्रेश सप्लाई, तो आप आउटपुट टैक्स पे कर दो, वो आपका पेमेंट वगैरह कर देगा. समझ में आया. तो वाइस वर्सा इज द केस. तो दोनों आपके फॉर्मेट चलते हैं. पहला, रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड गुड्स टू बी ट्रीटेड एज फ्रेश सप्लाई, तो यहाँ पे इनवॉइस इशू करोगे आप लोग एज अ फ्रेश सप्लाई. मेडिकल वाला ऐसे बताएगा कि मैंने सन फार्मा को बेचा है ये गुड्स, ऐसा करके दिखा देगा. या तो सेकंड है, आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट नोट इशू करके भी कर सकते हो. दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, दोनों ऑप्शंस में से जो आपको फिजिबल लगता है आप चूज कर सकते हो. क्लियर विद दिस पार्ट, अंडरस्टूड. सप्लाई अगर 1 जुलाई को हुआ है और रिटर्न अगर 20th of 9 को हुआ है तो क्रेडिट नोट विल बी इशूड बाय द सप्लायर एंड द सेम विल बी अपलोडेड ऑन द कॉमन पोर्टल, बराबर है. उतना उतना आईटीसी क्या करना पड़ेगा, रेसिपिएंट को रिवर्स करना पड़ेगा, करेक्ट है. सिमिलरली 20th7 2023 है और 20th10 2024, अब यहाँ पे देखो, अगर सेम ईयर में होता है तो भी चलता है और अलग ईयर में रहता है तो भी चलता है. फॉर एग्जाम्पल इनवॉइस लास्ट ईयर में इशू हुआ था, क्रेडिट नोट ये साल में इशू है, तो ये साल में चलेगा कि नहीं चलेगा, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रिवर्सल के प्रोविजंस और आईटीसी देने के प्रोविजंस जो रहेंगे वो ये साल के एंड तक चलेंगे, उस प्रोविजंस के हिसाब से चलेंगे. समझ में आया. डेबिट नोट का केस भी हम लोगों ने देखा, करेक्ट है. पर्टिकुलर्स क्या क्या होना चाहिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट के अंदर, तो सिंपल है, नेम एड्रेस एंड जीएसटी ऑफ सप्लायर बोला है. नेचर ऑफ द व्हाट इज द डॉक्यूमेंट है, कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर्स जो बोला है, डेट ऑफ इशू ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हम लोग को बोल के रखा है. सीरियल नंबर वगैरह आप लोगों का पूरा पार्ट आ जाएगा, ये सब चीजें आप लोगों की आ जाएगी. क्लियर विद दिस पार्ट. सीरियल नंबर है, डेट है, करस्पॉन्डिंग टैक्स इनवॉइस का नंबर है, कौन से इनवॉइस के सामने आपने क्या इशू किया है, ये पर्टिकुलर क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू किया है वो आपको बताना रहेगा. वैल्यू ऑफ सप्लाई जो भी रहेगा वो भी आपको देना रहेगा, उसके ऊपर जीएसटी रिवर्सल है तो जीएसटी का भी अमाउंट आ जाएगा आप लोगों का. सिग्नेचर या डीएससी अगर है तो डीएससी के थ्रू, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आपका हो जाएगा. सिंपल. कंटेंट्स मोर और लेस सारी चीजों में सेम ही है, ओवरऑल लेवल पे आप देखोगे तो सेम ही कंटेंट आप लोग को मिलेगा. प्रोविजन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स, जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको अलाउड नहीं है टैक्स कलेक्ट करने का, क्या वो अपने इनवॉइस पे टैक्स अमाउंट दिखा सकता है कहीं पे भी, द आंसर इज नो, नहीं दिखा सकते. समझ में आया. तो वो एक प्रोविजन आपको सिर्फ देके रखा है. अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड इन द टैक्स इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force where supply is meant for consideration, every person liable to pay the tax for such supply shall prominently indicate in all documents, जो भी आप लोग का था अमाउंट ऑफ टैक्स, तो अमाउंट ऑफ टैक्स आपको अलग से दिखाना ही पड़ेगा. क्लियर विद दिस पार्ट. तो दिस इज योर स्मॉल चैप्टर. चैप्टर खत्म हो गया आपका, लेटेस्ट रिकैप्चुलेट आ गया. क्लियर है. टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स हम लोगों ने देखा, रिफंड वाउचर, रिसीट वाउचर, ये सब प्रोविजंस हम लोगों ने यहाँ पे एक बार चेक किया. क्लियर विद दिस पार्ट. यहाँ तक देख लो एक बार. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है. एक बार देख के खत्म.
आईडीसी के शीट्स में बोलती ना मैम को, तो तू पढ़ ले तब तक वो प्रिंट। आज में तो मैं बैठा हूँ। 2 मिनट आप प्रिंट दी। चलो नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। कल्पिता, ओम, प्रियंका, सुशीला। ओके मैम। ओके।